नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र की खबर से। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए, 11 दिन बीत चुके हैं। शपथ विधि परसों है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री आखिर कौन बनने जा रहा है। और मुख्यमंत्री पद पर जारी सस्पेंस के बीच एकनाथ शिंदे और फडणवीस की मुलाकात हुई है। करीब आधे घंटे तक एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास पर बीजेपी के विधायक दल की बैठक कल होने वाली है और उससे पहले एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो ये मुलाकात है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये वही देवेंद्र फडणवीस हैं जो कि सीएम की रेस में सबसे आगे हैं और वही एकनाथ शिंदे हैं जो कि नाराज बताए जा रहे हैं, जिनकी सीएम की कुर्सी जाने के बाद अब गृह मंत्रालय मिल रहा है ये भी साफ नहीं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। मंगलवार रात देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। इसके पहले दोपहर जब एकनाथ शिंदे ठाणे के अपने घर से अस्पताल के लिए निकले तो सवाल कई तरह के लोगों के जहन में आए। उनके चाहने वालों ने तब राहत की सांस ली जब वो अस्पताल से निकलकर सरकारी आवास वर्षा बंगलो पर पहुंचे। शिंदे अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल तो रहे हैं, लेकिन सवाल कायम है कि क्या वो सरकार में शामिल होंगे। सस्पेंस रखिए आप भी। अगर हमने आज ही बोल दिया तो कल 1 घंटे के बाद आपकी ब्रेकिंग नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, शाम को नहीं आएगी। जब ओथ सेरेमनी है तो आपको पता चलेगा कि कौन सीएम है, कौन डीसीएम है। महाराष्ट्र चुनावों के नतीजे आए करीब 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन सस्पेंस कायम है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के एक बयान ने उन अटकलों को और बल दे दिया कि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी शपथ लेकर उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे लगता है कि नाराजगी राजनीति में अप डाउन होता है और उन्होंने अभी नाराजगी दूर करने के लिए मेरा सुझाव ये है कि उनकी जो हमारी महायुति है उसका चेयरमैन पद, अध्यक्ष पद उनको देकर उनकी नाराजगी दूर की जा सकती है। वैसे सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे की पार्टी अब भी गृह विभाग लेने पर अड़ी है, लेकिन शिंदे के करीबियों का कहना है कि मांग की गई है पर फैसला बीजेपी को ही करना है। मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में जो सहयोगी दल है शिवसेना और एनसीपी, उनके बीच शायद सब कुछ ठीक नहीं, क्योंकि खबर ऐसी है कि कुछ मंत्रालयों को लेकर दोनों के बीच पेच तो फंसा हुआ ही है, लेकिन जो बयानबाजी है दोनों के बीच अब वो तीखी होने लगी है और खुलकर मीडिया में भी आने लगी है। शिवसेना नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि अजीत पवार अगर अलायंस में नहीं होते तो शायद वो 100 सीटें ला पाते। सरकार गठन की कुश्ती के बीच कुछ बयानों से अटकलें लग रही हैं कि अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शायद सब कुछ ठीक नहीं। दरअसल शिंदे गुट के विधायक गुलाबराव पाटिल ने कहा है कि अगर अजीत पवार गठबंधन में न होते तो शिवसेना 90 से 100 सीटें जीत जाती। अगर अजीत पवार महायुति में शामिल न होते और वो सीटें शिवसेना के हिस्से में आती तो आज शिवसेना 90 से 100 सीटों पर जीत गए होते। जलगांव ग्रामीण से 59,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने वाले गुलाबराव पाटिल के खिलाफ अजीत पवार वाली एनसीपी के नेताओं ने तेवर दिखाते हुए फौरन बयानबाजी शुरू कर दी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गुलाबराव आप गुलाबराव ही रहें, जुलाबराव ना बने। मैं गुलाबराव पाटिल को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने ये बयान नहीं दिया कि 2024 में भाजपा के जितने सांसद देश में चुन के आए वो उन्हीं के वजह से आए। हमें भी बयानबाजी करनी आती है, लेकिन महायुति के धर्म का पालन करना है, इसलिए हम शांत हैं। बड़े नेताओं में छगन भुजबल भी एनसीपी का पक्ष रखने के लिए उतरे और कहा कि अगर शिवसेना साथ न होती तो शिवसेना खुद ही 100 सीटें हार जाती। ठीक है, गुलाबराव ये गुलाबराव की राय हो सकती है, लेकिन अगर महायुति में शिवसेना न होती तो हम 100 सीटें जीत गए होते। आखिर में हम तीनों पार्टियों ने जो निर्णय लिया उसका फल महायुति को मिला है। हालांकि गुलाबराव पाटिल ने अपने बयान पर सफाई भी दे दी, ये बताते हुए कि एनसीपी ने उनके कहे को गलत समझ लिया। मैंने कहते हुए ये कहा कि यदि वो नहीं आते तो हमें ज्यादा जगह यहाँ पे चुनाव में मिलती थी और हमारी सीटें 90-100 रहती थी। इसमें इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम उसको विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके कोई एमएलए जो है, जो प्राध्यापक है, लेकिन वो कॉपी करके है, मुझे मालूम नहीं है, उन्होंने गलत अर्थ किया। मैंने ये कहा यदि वो नहीं भी आते थे तो हमारे पास ज्यादा सीटें लड़ते थे, तो हमारी भी 90-100 सीटें आती थी। वैसे अजीत पवार तो शुरुआत से ही बीजेपी के मुख्यमंत्री को स्वीकार चुके हैं, लेकिन खबरें हैं कि मंत्रालयों को लेकर उनके और शिंदे गुट के बीच पेंच फंसा हुआ है, इसलिए किसी न किसी तरह गुस्सा गुटों में फूट रहा है। बीजेपी के इन दोनों सहयोगी पार्टियों को महाराष्ट्र सरकार में अपने पसंद के मंत्रालय चाहिए। खबरें हैं कि पीडब्ल्यूडी, अर्बन डेवलपमेंट, फाइनेंस सहित कुछ ऐसे पोर्टफोलियो हैं जो एकनाथ शिंदे कैंप और अजीत पवार कैंप दोनों मांग रहे हैं। यही वजह रही कि अजीत पवार ने खुद बीजेपी आलाकमान से चर्चा के लिए दिल्ली में डेरा डाल रखा है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
और अब आइए बात करते हैं लखनऊ की, जहां शादी बारात में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमकर बवाल मचाया। विरोध करने पर बारातियों के साथ न सिर्फ उन्होंने मारपीट की, बल्कि बीच सड़क पर खड़े होकर पुलिस के सामने बम भी बरसाए। बिन बुलाए छात्रों ने पहले खाना खाया और उसके बाद महिलाओं से छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध पर मारपीट पर उतारू हो गए। समझाने पर उस वक्त तो लौट गए, लेकिन कुछ देर बाद 30-40 लोगों के साथ वापस आए और जमकर उत्पात मचाया। महिलाओं को पीटा, तोड़फोड़ की, पथराव किया और दहशत फैलाने के लिए हथगोले वाले बम भी चले। मौके पर पहुंचे कुछ पुलिस वालों के साथ भी मारपीट की गई। सुसंगत धाराओं में दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस घटनाक्रम में जो मजलूम है उनका मेडिकल करवा दिया गया है। पुलिस की निगरानी में जो वैवाहिक समारोह है वो सकुशल संपन्न हो गया है और विवेचना प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस अफसर देर रात तक इलाके में रहे और छात्रों को समझाने के बाद उनको वहां से हटा दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को क्रॉस एफआईआर का आश्वासन देकर 2 छात्रों को हिरासत में लिया है। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोपों से घिरे बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया। ढाका स्थित विदेश मंत्रालय के कार्यालय में उन्हें बुलाया गया। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। हमने रिश्ते में काफ़ी सकारात्मक गति बनाई रखी है। हम बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ जुड़ने के इच्छुक हैं और हम शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अपनी साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ काम करने में रुचि रखते हैं। अगरतला में बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमिश्नर के दफ्तर में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, जिसको लेकर बांग्लादेश ने सख्त आपत्ति जताई, उसके बाद वहां पर भारत के जो हाई कमिश्नर हैं प्रणय वर्मा, उनको वहां पर समन किया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से। वहां पर उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने बाहर आकर ये कहा कि इस तरह की जो बातचीत है वो लगातार होती रहती है और एक विषय के साथ, एक मुद्दे के साथ पूरे भारत बांग्लादेश के रिश्ते को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस रिश्ते के कई आयाम हैं, चाहे वो आयाम व्यापार का हो या फिर पावर लाइंस का हो या फिर ज़रूरत के समय मदद का हो। भारत जो है इन सभी आयामों को देखता है। कोशिश ये रहेगी कि अंतरिम सरकार के साथ मिलकर काम करें ताकि दोनों देशों के जो लोग हैं उनको लगातार फ़ायदा पहुंचता रहे। भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी जो हिंसा हुई थी अगरतला में, उसकी तीखी आलोचना की गई थी। कहा गया था कि ये रिग्रेटेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए और सुरक्षा होनी चाहिए। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से जो बयान आया था उसमें उन्होंने कहा था कि वियना कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए और उन्होंने ये मांग की थी कि मामले की जांच हो। साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो डिप्लोमैट्स हैं और जो नॉन डिप्लोमैट स्टाफ हैं उनकी भी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए भारत को। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले की गूंज लोकसभा में सुनाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने मांग रखी कि संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए भेजी जाए। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रोकने के लिए वहां शांति सेना भेजने की मांग की है। भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र से कहना चाहिए कि वो बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तत्काल भेजे। संयुक्त राष्ट्र में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रह चुके शशि थरूर ने कहा कि शांति सेना भेजना संभव नहीं होगा। सरकार बांग्लादेश पर राजनीतिक दबाव बढ़ाए। जब हमारे पड़ोस देश में कुछ भी हो सकता है इस किस्म की चीजें, तो नेचुरली ये हमारे हृदय पे भी चोट लगता है ना। तो सोचना पड़ेगा कि इस किस्म की चीज सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर भारत में भी प्रदर्शन जारी है। जाहिर है सरकार को इसकी सुध लेनी होगी। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल अकाल तख्त की सजा काटने के लिए गोल्डन टेम्पल पहुंचे। गले में तख्ती लटकाकर उन्होंने सेवा दी। अकाली नेताओं ने टॉयलेट साफ किए। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। 30 अगस्त को श्री अकाल तख्त साहिब ने धर्म विरोधी काम को लेकर सुखबीर सिंह बादल और अन्य नेताओं को तनखैया घोषित किया था। सुखबीर बादल ने सेवादारों के कपड़ों में स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर 1 घंटे ड्यूटी की। ये सजा उन्हें 2 दिनों के लिए दी गई है। इसके बाद 2 दिन श्री
केशगढ़ साहिब 2 दिन श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साहिब 2 दिन श्री मुक्तसर साहिब, 2 दिन श्री फतेहगढ़ साहिब में सेवादारों वाला चोला पहनकर ड्यूटी करेंगे। सुखवीर बादल को मिली इस सजा में 1 घंटा बाथरूम साफ करना, लंगर घर में जाकर जूठे बर्तन धोना, कीर्तन सुनना और श्री सुखमणी साहिब का पाठ करना भी शामिल है। श्री अकाल तख्त साहिब ने सुखवीर के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत प्रकाश सिंह बादल को दिया फख्र कौम सम्मान भी वापस ले लिया है। ये सम्मान उन्हें दिसंबर 2011 में सिख धर्म की सेवाओं के लिए दिया गया था। अमेरिका में अडानी समूह पर लग रहे आरोपों से यहां विपक्ष ने भले ही संसद न चलने दी हो, लेकिन कई जानकार मान रहे हैं कि ये जो आरोप है वो हल्के और बेतुके हैं और ट्रंप प्रशासन के आने के बाद इस मामले की शायद जांच की भी जरूरत न रह जाए। अमेरिका के जाने माने कारोबारी मार्क मोबियस का मानना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वहां का कानून मंत्रालय अडानी से जुड़े आरोपों को रद्दी की टोकरी में डाल देगा, क्योंकि जो भी आएगा उसे मालूम होगा कि ये जांच कहीं जाने वाली नहीं है। मेरा अनुमान है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और जिसे भी वो कानून मंत्रालय सौंपेंगे वो कहेगा, तुम लोग कर क्या रहे हो, अपनी नाक भारतीय कारोबार में घुसेड़ रहे हो, ऐसे केस में पैसे खर्च कर रहे हो जो शायद कहीं ना पहुंचे। न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए मार्क मोबियस ने अडानी समूह के शेयरों में उछाल को भी वित्तीय निवेशकों के जज्बात से जोड़ा और कहा, ये अडानी समूह में उनके भरोसे को दिखाता है। बहुत सारे निवेशकों ने इसे देखना और कहना शुरू किया है कि ठीक है, अडानी दबाव में है, लेकिन आखिरकार उनका कारोबार अच्छे से चलेगा और अच्छा करता रहेगा। इस बीच अडानी समूह की कंपनियों पर मंगलवार को आई बर्नस्टीन रिपोर्ट बताती है कि समूह फिलहाल मजबूत स्थिति में है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग के हमले के वक्त जो स्थिति थी उससे कहीं ज्यादा मजबूत। अमेरिका में लगे आरोपों के बावजूद अडानी समूह तमाम अहम क्षेत्रों में बेहद मजबूत है। और प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की योजना तैयार की जा रही है। प्रयागराज के 26 प्रमुख चौराहों को खासतौर से सजाया और संवारा जा रहा है। 14 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए प्रयागराज रंग बिरंगी रोशनी में नहाने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचने वाले हैं। उससे पहले तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। सनातन धर्म में जैसे स्वास्तिक है, गदा है, चक्र है, शंख है और हनुमान जी की और स्वयं भगवान शिव की कुछ कला आकृतियां हैं। इससे जो है एक व्यक्ति के मन में एक भाव उत्पन्न होगा कि हाँ, एक धार्मिक नगरी में है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को भव्य बनाने के लिए महाकुंभ मेले को जिला घोषित किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। बहुत अद्भुत दृश्य है, बहुत मनोरम है। प्रयागराज के तमाम चौराहों पर ग्रीन बेल्ट विकसित की जा रही है, जो तीर्थ यात्रियों को एक सुखद अनुभव देगी।